morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रैग आईटीआई चैनल। पीछे हमने 2 वीडियोस बनाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा करंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे आप लोग कभी भी अल्फ़ाबेट पहले पढ़ते हैं, फिर कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं जैसे मंकी, कैट, बैट, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही आप उन स्पेलिंग को याद करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद आप उसमें अक्षरों की पहचान कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस वजह से हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमारा करंट हो गया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करंट डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि धारा उस दिशा में बहेगी जब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से निकल रहा होगा उसके विपरीत दिशा से धारा निकलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, नेगेटिव का आवेश होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलेगी। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि धारा को बहने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है। अगर क्लोज्ड पाथ नहीं होगा तो करंट वहां पर फ्लो नहीं हो सकती है। बात सही है? इसके बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, नॉर्मली कोई भी डेली बेसिस में ही काम करते हैं, तो एक लोग जरूर, 2 लोग अगर अच्छा कहते हैं तो एक लोग बुरा भी कहते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है जो विरोध उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो इसी तरह से जब ये मान लीजिए एक क्लोज्ड पाथ था, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक फैन है। जब यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था कि कई सारे सेलों का समूह जो होता है उसको बैटरी कहते हैं। बैटरी एक एक्टिव सोर्स होता है जिससे कि हम सोर्स लेते हैं, जैसे हमने 5 वोल्ट का लगाया, 10 वोल्ट का लगाया, 20, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतना हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुआ इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल है जहां से धारा निकलना स्टार्ट होगी, मतलब कि करंट जो होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्लियर है? और ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ना कि ओपन पाथ है। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज भी है, करंट भी है। अब बात ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है, ठीक है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या? धारा के प्रवाह होने में विरोध उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, जैसे जो धारा के प्रवाह होने में, धारा के प्रवाह होने में विरोध उत्पन्न करे, उसको प्रतिरोध कहते हैं या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस। देखिए, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना उनको इंग्लिश में ही जानने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि हिंदी बहुत टफ हो जाता है। इस वजह से आप इंग्लिश में जानते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपको दिख रहा है कि हर चीज़ का एक साइन होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर 12th में फिजिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपके लिए न्यू है, तो हम बिल्कुल बेस से ही लेकर चलेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो धारा के प्रवाह होने में विरोध पैदा करे। जैसे मान लीजिए ये आपका बल्ब है और ये आपका फैन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, कुछ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। जब करंट यहाँ से फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस के कारण, मतलब जो विरोध हुआ है उस विरोध के कारण कुछ लॉसेस होंगे। जब यहाँ पे हमने जितना वोल्ट दिया है वो हमें यहाँ पर उतना वोल्ट मिलेगा नहीं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम सेंडिंग इन पे भेजते हैं उतना हमें रिसीविंग इन पे मिलता ही नहीं है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। और वो लॉसेस कैसे हो रहा है? क्योंकि इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इतना इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है,
आई स्क्वायर आर होता है इसका भी, और इसका भी आई स्क्वायर आर है। ठीक है, तो लॉसेस की वजह से यहाँ पे हमें वोल्टेज रिसीविंग एंड पे कम मिलती है। अब जैसा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ी कम ज़्यादा कम वो तो बात की बात है, लेकिन कम मिलेगी, इतनी बातें क्लियर है। सही है। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब इसको हम, इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है 5 ओम। जैसे मान लीजिए ओम 5 लिखा, 5 का रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो गई हमारी, ओम हो गई। और इसी को अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो धारा के प्रवाह होने में विरोध पैदा करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की यूनिट जो होती है वो ओम होती है और इसका साइन ऐसा होता है। क्लियर है। और जब कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो फैन है, चाहे बल्ब है, चाहे कुछ भी हो, जब उसे हम बैटरी लगाकर सप्लाई देंगे एज ए एक्टिव सोर्स की तरह, वहाँ से करंट फ्लो होगी, तो इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस के कारण विरोध उत्पन्न होगा, जिससे कुछ लॉसेस होगा, और उस लॉसेस के कारण ही यहाँ पर हमें रिसीविंग एंड पर पूरी वोल्टेज नहीं मिलती है। जितना हम सेंडिंग एंड पे दिए उससे कम ही वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पर मिलेगी। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए कुछ होता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो किस किस मान पर डिपेंड करती है। क्या होता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो किस किस मान पर डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, रो। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम। आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, इस रो की वैल्यू पूछी जाती है कि बताइए रो का फॉर्मूला बताइए, रो की यूनिट बताइए, रो को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर है। तो आर वेयर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आर क्या है हमारा यहाँ पर, रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद एल क्या है हमारा, लेंथ है, लेंथ है, और ए क्या है हमारा, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्लियर है। देखिए बात ये है कि जब हम कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं, आप कंडक्टर देखे होंगे, तो उसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है गोलाई में, जिसका इंसुलेशन हम लोग हटाते हैं, तो उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम यूनिट हो गई। अगर हम यहाँ पे लिखे तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। ठीक है। रेजिस्टिविटी, या फिर इसको रो पढ़ेंगे, और इसको रो होता क्या है, या तो इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर होती है। क्लियर है। किसकी, रो की यूनिट। और एल की यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर है, और ए की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। सही है। अब देखिए कौन किसके प्रोपोर्शनल में होगा, किसकी वैल्यू बढ़ाने से किसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस चीज को इस फॉर्मूले से एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू रो। साफ साफ आपको दिख रहा है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो रो की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनल का नेचर है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, R प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लेंथ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मतलब कि लंबाई भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं और उसमें लॉसेस हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो हम उसकी लंबाई को बढ़ा लें, नहीं। अगर हम उसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो हमारी फिर से लॉसेस ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से धारा के प्रवाह होने में विरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A होता है। मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। एक यही पॉइंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट,
कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसका यहाँ पर जो है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम बढ़ा दें। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो देख रहे हैं आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने से लॉसेस घट जाएंगे। सही है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा करके। ऐसा नहीं है, हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हम लेंथ बढ़ाएंगे। अगर हम इसको और लंबा कर देते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू और लंबी हो जाएगी और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो किससे कम किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1/a से, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम किया जा सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है आर प्रोपोर्शनल टू होता है टी। टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसी 4 पॉइंट को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि R इक्वल टू रो L अपॉन ए फॉर्मूला होता है। R क्या होता है, R रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, जो धारा के प्रवाह होने में विरोध पैदा करे उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित करते हैं। इसको दिखाते कैसे हैं, ऐसे। अब आप जब सर्किट पढ़ेंगे ना तो उसमें इस तरह से बना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम यूनिट होती है। और आर फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो क्या है यहाँ पर, रो, इसको रो पढ़ते हैं, ऐसे बना होता है, तो इसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर होती है। यहाँ पे क्या है, लेंथ है और लेंथ को मीटर से प्रदर्शित करते हैं। ए है, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। सही है। इसके बाद देखिए जब हम यहाँ पर चलेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम किस तरह घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर प्रोपोर्शनल टू रो होता है। अगर रो की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनल का नेचर है। फिर R प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L होगा। R इनवर्सली, देखिए जो अपवाद होती है ज्यादातर वही चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगी तो या तो ये चारों ऑप्शन देगा और नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो आपको लगाना होगा। या फिर ये वाला ऑप्शन, ये वाला जरूर ऑप्शन पूछेगा कि बताइए कब हम किसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिलेगी। तो उसमें L दे देगा, टेम्परेचर रो दे देगा और 1/a दे देगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नेचर है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, और R प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर है, ये हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस था। अब देखिए इस पे अब देखिए इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए सीधे सीधे अगर आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाएंगे और कैसे उसको सॉल्व करना होगा। तो अगर लंबाई तो हमेशा मीटर में दी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये ओम मीटर में दिया रहता है, ये तो पूछता ही है। तो बस यहाँ पर चेंज क्या करता है कि कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेंटीमीटर में दे देता है, मीटर स्क्वायर में देता ही नहीं है। तो हमें सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में उसको चेंज करना होगा। बात सही है। इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि R की वैल्यू दे देगा, L की वैल्यू दे देगा, A की वैल्यू दे देगा और आपसे रो पूछ लेगा। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। अब इसके नीचे 1 है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रो L इज इक्वल टू R इंटू में A, मतलब रो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R A अपॉन में L। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे रेजिस्टेंस दे देता है 4 रो में, बताइए रेजिस्टिविटी का मान बताइए। तो रेजिस्टिविटी आपको बताना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R A अपॉन में L। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप L भी निकाल सकते हैं। अगर ये और ये कोई भी एक अननोन पूछेगा आपसे, 3 चीजें नोन रहेंगी और एक अननोन रहेंगी, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए L की वैल्यू आपको निकालना है, तो L की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू R A अपॉन में रो। सही है, L इज
x इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन में रो लिख सकते हैं। ये हमारी लेंथ की वैल्यू हो गई। अब हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने को अगर बोल दिया ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में आर लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का कई सारा यूज कर सकते हैं और वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 गुना कम कर दिया जाता है, 4 गुना कम कर दिया जाता है, 4 गुना कम कर दिया जाता है, तो उस रेजिस्टेंस का, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, एक बात तो समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कहा है कि कोई भी एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में को 4 गुना कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 4 गुना उसको कम कर दिया जा रहा है। तो उस कंडक्टर के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा जा रहा है। बात सही है। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक तो आपको पहले पता ही है कि आर हमारा ओल्ड क्या दिया हुआ है, आर ओल्ड इक्वल टू है रो एल अपॉन में 4a, यही पूछा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आर न्यू पूछ रहा है, मतलब कि नया रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, तो रो एल अपॉन में ए, नया रेजिस्टेंस ये होगा। फॉर्मूला तो यही होता है। अब यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सबसे इजी तरीका क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में पूछा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में देख रहे हैं आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में ए है। और कितना कम किया जा रहा है, 4 गुना कम कर दिया जा रहा है, मतलब इसको हम 4 गुना कम कर दे रहे हैं। बात सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 गुना बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो जो चीज बढ़ेगी, मतलब कि, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम स्क्वायर तो होता नहीं है, ओम होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होता है, ओम स्क्वायर नहीं होता है। तो जो चीज बढ़ेगी वो उसके दुगुने में बढ़ेगी, सिंगल में नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब कि उसके दोगुने में बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में है, मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर यूनिट किस में है, ओम में, सिंगल नेचर में, और यहाँ पे स्क्वायर में। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी चीज क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ेगी या घटेगी तो वो रेजिस्टेंस में उसके दोगुने में बढ़ेगी या घटेगी। अब ऑप्शन में आपको 4 भी दिया रहेगा, 16 भी दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे दोगुने में वो संख्या बढ़ रही है, मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। तो 16R हमें न्यू मिल जाएगा। बात आ गई समझ में। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे जो होता है वो इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको जरूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे कि एल बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे, रो बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे, तो किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ फॉर्म अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो कोई बात नहीं, अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कुछ सिंपल से फॉर्मूले होते हैं जिनसे डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाती है। अभी तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, अब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चेंज किया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज किया था, लेकिन क्वेश्चन में लंबाई में भी चेंज कर सकता है, यहाँ भी चेंज कर सकता है, यहाँ भी चेंज कर सकता है, और सब चेंज करके आपसे आर न्यू की वैल्यू पूछ लेगा। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको सिंपल कुछ फॉर्मूले लिखवा देंगे
जो तीनों से रिलेटेड होंगे और वहाँ से एक फॉर्मूले पे आपका आंसर आ जाएगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। सही है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।